आज हम शेपर ड्राइव मैकेनिज्म का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पहले विदित है कि शेपर ड्राइव मैकेनिज्म है, इसके द्वारा पावर सोर्स यानी इलेक्ट्रिक मोटर है, इसकी रोटरी मोशन है, इसको रैम की रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चेंज किया जाता है ताकि रैम है वो प्रत्यागामी गति करके कार्यखंड है उस कार्यखंड के ऊपर कटिंग कर सके। तो इसके लिए शेपर में ड्राइव मैकेनिज्म है वो लगाए जाते हैं। शेपर का जो कॉलम है उस कॉलम में ड्राइव मैकेनिज्म लगाए जाते हैं। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको पहले बताया, स्लोटेड लिंक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म और हाइड्रोलिक मैकेनिज्म। स्लोटेड लिंक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है, इसकी स्टडी है वो हम पहले कर चुके हैं। तो आज हम अन्य दो मैकेनिज्म, विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म और हाइड्रोलिक मैकेनिज्म, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आपको पहले स्लोटेड लिंक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है उसके बारे में बताया गया था कि इसमें एक स्लोटेड क्रैंक होती है और एक बुल व्हील होता है। बुल व्हील है, इसमें एक क्रैंक पिन लगी होती है और ये स्लोटेड क्रैंक है, इसमें एक स्लोट कटा हुआ होता है। तो जब ये पिन घूमती है यानी बुल व्हील घूमता है तो साथ में पिन घूमती है, लेकिन घूमने के साथ साथ ये इस स्लोटेड क्रैंक में ऊपर नीचे भी होती है, जिसके कारण आपकी रैम है वो आगे और पीछे होके कटिंग और आइडल स्ट्रोक को पूरा करती है। तो ये आपका था स्लोटेड लिंक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, यानी इसमें जो ये लिंक है जिसके द्वारा हमने इस रैम को जोड़ रखा है वो स्लोटेड है, यानी इसमें स्लोट कटा हुआ है और बुल व्हील में एक क्रैंक पिन लगी हुई है। तो जब ये घूमती है तो घूमने के साथ साथ ये इसमें स्लाइड मोशन भी करती है, जिसके कारण रैम है वो आगे और पीछे प्रत्यागामी गति करके कटिंग स्ट्रोक और आइडल स्ट्रोक को पूरा करती है। अब हम इसका नेक्स्ट भाग विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है उसकी स्टडी करेंगे। तो ये आपका विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है। तो जैसे कि स्लोटेड लिंक में स्लोटेड क्रैंक है वो गति करके आपकी रैम को मोशन प्रदान करती है, इसी प्रकार इसमें भी एक क्रैंक होती है। ये देखिए क्रैंक BC, ये क्रैंक BC होती है। ये क्रैंक BC यूनिफॉर्म स्पीड से रिवॉल्विंग मोशन है वो करती है। तो क्रैंक BC है, ये रिवॉल्विंग मोशन है कर रही है, जिसके कारण आपकी रैम है वो आगे और पीछे प्रत्यागामी गति करती है। अब इसमें कटिंग स्ट्रोक कब पूरा होता है और रिटर्न स्ट्रोक कब पूरा होता है, इस चित्र से देखिए। इसमें कटिंग स्ट्रोक जब पूरा होगा जब क्रैंक है वो यूनिफॉर्म स्पीड से Y से X की ओर गति करती है इस Z के थ्रू, ठीक है। यानी क्रैंक है वो रिवॉल्विंग मोशन कर रही है, ये क्रैंक BC है ये रिवॉल्विंग मोशन कर रही है। तो कटिंग स्ट्रोक कब पूरा होगा, कटिंग स्ट्रोक तब पूरा होगा जब ये क्रैंक BC Y से X की ओर आएगी, किसके थ्रू, Z के थ्रू, तब तो आपका कटिंग स्ट्रोक पूरा होगा। और आइडल स्ट्रोक या रिटर्न स्ट्रोक है वो कब पूरा होगा, वो तब पूरा होगा जब आपकी क्रैंक BC है वो X से Y पर आएगी T के थ्रू, ठीक है। तो कटिंग स्ट्रोक जब Y से X आएगी Z के थ्रू और रिटर्न स्ट्रोक जब X से Y की ओर आएगी T के थ्रू। तो इस प्रकार आपका ये कटिंग स्ट्रोक है और ये रिटर्न स्ट्रोक है, ये पूरा हो रहा है। तो अब हम ये पता करेंगे कि ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है या नहीं है, अर्थात ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्यों है। तो अब आप देखिए कि अगर हम इस एंगल को थीटा मानते हैं, ये एंगल थीटा है, तो ये बाकी का एंगल ये यहाँ से यहाँ, ये आपका हो जाएगा 360 माइनस थीटा। ये पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये बाकी का बचा हुआ एंगल ये हो गया आपका 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। तो ये एंगल थीटा है, ये 360 माइनस थीटा है। तो अब इसमें कटिंग स्ट्रोक में और रिटर्न स्ट्रोक में जो टाइम लगेगा वो इन दोनों एंगल है, इन दोनों एंगल का अनुक्रमानुपाती होगा। इसलिए अब देखिए टाइम फॉर कटिंग स्ट्रोक,
कटिंग स्ट्रोक के लिए लगा टाइम, ये कटिंग स्ट्रोक हो रहा है यहाँ वाई से एक्स की ओर, जब ये क्रैंक बी सी आ रही है तो वाई से एक्स का एंगल है 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। और रिटर्न स्ट्रोक पूरा हो रहा है जब एक्स से वाई की ओर आ रही है, यानी ये एंगल थीटा, जो कि हमने इसको थीटा एंगल माना है। ठीक है, तो ये हो गया टाइम फॉर कटिंग स्ट्रोक 360 माइनस थीटा और टाइम फॉर रिटर्न स्ट्रोक थीटा। अब हम मान लें कि ये थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री है, ये माना अपन ने कि थीटा है वो 120 डिग्री है, तो ये थीटा तो हो जाएगा आपका 120 और ये 360 माइनस 120, तो ये आ गया 240। अब देखिए ऊपर वाला ये जो एंगल है टाइम फॉर कटिंग स्ट्रोक, ये एंगल ज़्यादा है, तो इस बड़े एंगल को तय करने में क्रेन को ज़्यादा समय लगेगा और इस छोटे एंगल को तय करने में क्रेन को कम समय लगेगा। इसलिए जो रेम है वो रेम रिटर्न स्ट्रोक के दौरान हायर स्पीड से आएगी। रेम है वो कटिंग स्ट्रोक के दौरान रिटर्न स्ट्रोक है, आइडियल स्ट्रोक है, उसके दौरान हायर स्पीड से वापस आएगी। इसलिए आपका विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है, ये भी एक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है, अर्थात इसमें आपका आइडियल स्ट्रोक है वो कम समय में जल्दी से पूरा होता है। तो आपके दो मैकेनिज्म हो गए, पहला स्लोटेड लिंक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म और दूसरा हो गया विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। अब एक मैकेनिज्म और रह जाता है आपका, उसका नाम है हाइड्रोलिक मैकेनिज्म। तो ये आपका हाइड्रोलिक मैकेनिज्म, हाइड्रोलिक शेपर मैकेनिज्म, यह हाइड्रोलिक शेपर मैकेनिज्म है, ये इस चित्र द्वारा दर्शाया गया है। जिस प्रकार आपके मैकेनिकल शेपर होता है, उस मैकेनिकल शेपर में ये आपका कॉलम है, इस कॉलम में आपका स्लोटेड लिंक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म लगा होता है। इसी प्रकार हाइड्रोलिक शेपर होता है, उस हाइड्रोलिक शेपर में ये हाइड्रोलिक मैकेनिज्म है वो लगा हुआ होता है। हाइड्रोलिक मैकेनिज्म के रूप में हम सिलेंडर और पिस्टन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि ऑयल है वो एक कांस्टेंट प्रेशर पे बढ़ता है और खाली होता है, जिसके कारण आपका कटिंग स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक पूरा होता है। तो पहले हम इसके मुख्य भाग पढ़ते हैं। ये आपकी रेम है और ये आपका कॉलम है। इस कॉलम में आपका हाइड्रोलिक मैकेनिज्म लगा हुआ है। हाइड्रोलिक मैकेनिज्म के रूप में ये आपका सिलेंडर हो गया, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में आपका पिस्टन लगा हुआ है, इसके बाद में ये 4 वे वाल्व लगा हुआ है, ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पंप लगा हुआ है, जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हाइड्रोलिक ऑयल है उसको इस टैंक में से सप्लाई करता है, और इस पंप को चलाने के लिए ये मोटर लगी हुई है। तो इसमें भी वही भाग हो गए हैं जो कि एक मैकेनिकल शेपर में होते हैं, लेकिन इसमें जो आपकी रेम है उस रेम को ड्राइव है वो हाइड्रोलिक सिलेंडर है उसके माध्यम से दी जाती है। तो अब हम इसमें भी उसी बात का अध्ययन करेंगे कि ये मैकेनिज्म है ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है या नहीं है। तो ये जो फिगर है ये मैं इसको आपको बड़ा करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी छोटा है, दिख नहीं रहा है, तो इसको मैं विस्तृत रूप में दिखाऊंगा आपको भी। लेकिन मैं पहले ये बता देता हूँ आपको कि ये वर्क कैसे करेगा। देखिए कटिंग स्ट्रोक कब पूरा होगा, कटिंग स्ट्रोक तब पूरा होगा जब आपका ऑयल है वो इधर से प्रवेश करेगा। तो इधर से प्रवेश करेगा तो ये आपका पिस्टन है, पिस्टन इधर की ओर गति करेगा। अब क्योंकि ये जो रेम है ये रेम इस पिस्टन के, ये पिस्टन रोड है इसके एंड से जुड़ी हुई है, इसलिए जब इसमें ऑयल भरेगा इस साइड में तो पिस्टन इधर की ओर गति करेगा, जिसके कारण आपका कटिंग स्ट्रोक पूरा होगा। और जब ऑयल इस साइड में आएगा तो इस साइड में आएगा तो ये पिस्टन है ये वापस इस ओर जाएगा, वापस इस ओर जाएगा, तो आपका रिटर्न स्ट्रोक या आइडल स्ट्रोक है वो पूरा होगा। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्यों है। तो इसको मैंने बड़े चित्र के रूप में ये यहाँ बनाया आपके समझने के लिए। आपका शेपर है, इस शेपर की स्पीड, रेम की स्पीड और फीड है, वर्क टेबल की फीड है, इसको हम हाइड्रोलिक मैकेनिज्म है उसके द्वारा कंट्रोल करते हैं।
द स्पीड ऑफ द शेपर रैम एंड द फीड्स ऑफ द वर्क टेबल आर कंट्रोल्ड बाई हाइड्रोलिक मैकेनिज्म। यानी जो रैम है, ऊपर रैम लगी हुई है, उस रैम की स्पीड को और वर्क टेबल है उसकी फीड है, इनको हम किससे कंट्रोल करेंगे? इसको हम कंट्रोल करेंगे हाइड्रोलिक मैकेनिज्म से। तो इसमें एक लीवर होता है, वो लीवर वाल्व को ऑपरेट करता है, जिससे उनमें डिलीवर होने वाले ऑयल है उस ऑयल की क्वांटिटी गवर्न होती है, जिसके कारण आपकी रैम की स्पीड है वो कंट्रोल होती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कटिंग स्ट्रोक है, वो ये ऑयल है इधर से आएगा तब पूरा होगा, और रिटर्न स्ट्रोक है वो ऑयल है वो इधर से आएगा तब पूरा होगा। तो देखिए कटिंग स्ट्रोक कब पूरा हो रहा है? कटिंग स्ट्रोक तब पूरा है जब आपका ऑयल है वो इधर से प्रवेश कर रहा है। तो देखिए ये आपका सिलेंडर है, ये सिलेंडर ठीक है। तो अभी ऑयल किस में प्रवेश कर रहा है? कटिंग स्ट्रोक के दौरान इस वॉल्यूम में प्रवेश कर रहा है। यानी ये लगभग आपका अगर सिलेंडर है तो ऑयल इधर से प्रवेश करेगा तो इस कंप्लीट पूरे एरिया में प्रवेश करेगा, जिसके कारण कटिंग स्ट्रोक है वो पूरा होगा। ठीक है। अब रिटर्न स्ट्रोक कब पूरा होगा? रिटर्न स्ट्रोक तब पूरा होगा जब ये इधर से प्रवेश कर रहा है। तो इसमें ये आपका ये सिलेंडर हो गया, और सिलेंडर में क्या लगा हुआ है? ये आपका पिस्टन लगा हुआ है। तो ऑयल किधर से आ रहा है? ये इधर से आ रहा है। तो पहले ऑयल यहाँ भर रहा था, यानी ये इतने वॉल्यूम में भर रहा था। अब ऑयल इस वॉल्यूम में भर रहा है, इस वॉल्यूम में। ठीक है। अब अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पंप है वो यूज कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम यानी वो एक पर्टिकुलर समय में कांस्टेंट वॉल्यूम है वो सप्लाई कर रहा है पंप, एक पर्टिकुलर समय में कांस्टेंट वॉल्यूम है वो सप्लाई कर रहा है। मान लिया 5 मिनट में आधा लीटर ऑयल है वो सप्लाई कर रहा है। तो अब देखिए जब ये ऑयल इधर से आएगा तो ये इतना बड़ा आयतन है वो भरेगा, यानी इतने बड़े आयतन को भरने में समय ज़्यादा लगेगा। जब ये ऑयल इधर से आ रहा है तो इधर आयतन कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? आयतन इसलिए कम हो गया है कि इसमें ये पिस्टन रोड आ गई है। ठीक है, ये पिस्टन रोड आ गई। पिस्टन रोड आ गई तो इस क्षेत्र का आयतन कम हो गया, यानी पहले आयतन ये इतना था, अब इसमें ये क्या आ गया कि पिस्टन रोड आ गई। पिस्टन रोड आ गई तो आयतन कम हो गया। आयतन कम हो गया तो इस तरफ जब ऑयल आएगा तो इस आयतन को भरने में कम समय लगेगा, क्योंकि पिस्टन रोड आ गई है। कुछ क्षेत्रफल पिस्टन रोड ने घेर लिया है, इसके कारण इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कम हो जाएगा, इसलिए इस वॉल्यूम को भरने में कम समय लगेगा। इसलिए आपका रिटर्न स्ट्रोक है वो जल्दी पूरा होगा। इसलिए आपका ये हाइड्रोलिक मैकेनिज्म है, हाइड्रोलिक शेपर है, ये भी आपका क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है। थैंक यू।